Hello guys, in this video we will discuss the unit 5 of operating system, that is introduction to network। तो देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। अगर एग्जाम में नेटवर्क आया तो भी आपको क्या लिख के आना है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन विथ इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है और उनको मैनेज करता है और उनकी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये कौन करता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं। It allow connecting two or more computers together so that they can share information. So with the help of network operating system, we can connect two or more computers together. मतलब ये बहुत दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट करता है और इसीलिए कनेक्ट करता है जिससे वो लोग आपस में क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होंगी? जैसे फाइल एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। मतलब वो रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट शेयर हो सके। अब अपन देखेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम। तो ये बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये सर्वर से कनेक्ट हैं। तो यही है अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम। अब देखेंगे अपन लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर, देन सेकंड इज क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर का मीन्स ये होता है कि दो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर है, तो इसका मतलब क्या होगा? पीयर टू पीयर। और क्लाइंट सर्वर ये अपन देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है इसका पीयर टू पीयर, इसको देखते हैं। ऑल डिवाइसेस पीयर्स, मतलब जो बहुत सारे डिवाइसेस अगर कनेक्ट हैं, इक्वल स्टैंडिंग एंड डायरेक्टली शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। मतलब जो बहुत सारे अपने डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं और उन सारे डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस भी सेम है। मतलब वो डायरेक्टली कनेक्ट है और आपस में रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। हेयर ईच पेयर इज P2P, मतलब पीयर टू पेयर को अपन P2P भी बोलते हैं। हेयर ईच पेयर इन P2P नेटवर्क कैन एक्ट एज बोथ अ क्लाइंट कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज एंड अ सर्वर प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज। इधर पे जो P2P नेटवर्क होता है वो दो तरीके से एक्ट करता है। कैसे? फर्स्ट वो क्लाइंट कंप्यूटर भी बन सकता है और दूसरा वो सर्वर भी बन सकता है। यहाँ पे क्लाइंट कौन होगा? कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जिस कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर से रिसोर्सेज कंज्यूम करनी है, और वो एज अ सर्वर कंप्यूटर भी ट्रीट हो सकता है। सर्वर मतलब प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली यही है अपना पीयर टू पीयर। अब इसका एक डायग्राम देखेंगे। तो इसमें जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो यही होता है ना, पीयर टू पीयर आपस में इंटरकनेक्शन शो करते हैं। तो ये है इसका डायग्राम। अब देखेंगे। एवरी कंप्यूटर कैन शेयर इट्स फाइल एंड रिसोर्सेज डायरेक्टली। जो पीयर टू पीयर कनेक्शन है नेटवर्क का, इसमें हर कंप्यूटर अपनी रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकता है, मतलब शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली। दिस मॉडल इज जनरली सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। लेकिन ये जो पीयर टू पीयर कनेक्शन है नेटवर्क का, ये सुटेबल है सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स पे। मान लीजिए जैसे आपका घर का किसी का वाईफाई कनेक्शन है, तो वो सिर्फ घर के अंदर में पर्टिकुलर रेंज में चलेगा, पर्टिकुलर रेंज में नेटवर्क कनेक्ट होंगे। अब इसका एग्जाम्पल है होम वाईफाई फाइल शेयरिंग, मतलब घर के वाईफाई से फाइल शेयर करना। एंड विंडोज़ 10 और 11 विथ फाइल शेयरिंग बिटवीन टू पीसीज। जैसे विंडो 10 और 11 फाइल शेयर कर सकती हैं दो पीसीज में, दो पर्सनल कंप्यूटर्स पे। तो ये इसके क्या होगा? एग्जाम्पल। अपन लोग देखेंगे इसका सेकेंड टाइप, दैट इज क्लाइंट सर्वर। तो देखते हैं। दिस मॉडल हैज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो ये जो क्लाइंट सर्वर है, एक मॉडल है, वो कैसा मॉडल है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल का मतलब होता है लेवल वाइज अरेंज होना, मतलब जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है वो सर्वर बनेगा, देन बाकी सब उससे कनेक्ट होंगे। वेयर सर्वर प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दैट क्लाइंट एक्सेस। मतलब क्लाइंट सर्वर में एक मेन सर्वर होता है, मतलब एक सर्वर रहता है जो प्रोवाइड करवाता है रिसोर्सेज को अदर कंप्यूटर्स पे, जिसको एक्सेस करते हैं क्लाइंट। द सर्वर एक्ट एज अ सेंट्रल हब। इसमें जो सर्वर रहता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, वो एक सेंट्रल हब होता है, मतलब एक मेन मान लीजिए वो एक मेन लीडर है जिसकी हेल्प से बाकी कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगी। मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू द कनेक्टेड क्लाइंट। तो वो जो अपना मेन कंप्यूटर है उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेंट्रल हब जो कंप्यूटर है, मतलब सर्वर जो है उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच होंगे और जो अपना सर्वर है वो रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा अपने क्लाइंट सर्वर, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर उससे कनेक्ट है। अब दिस नेटवर्क यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब
वैसे तो सब लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एक मेन सर्वर वाला कंप्यूटर रहता है जो कंट्रोल करता है बाकी क्लाइंट कंप्यूटर्स को, बाकी स्मॉल स्मॉल कंप्यूटर्स को। तो यही है ना, ये कहाँ पे यूज़ होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है क्लाइंट सर्वर। एंड इनहेंस सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है, इनहेंस करता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्जर नेटवर्क। जो अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये मतलब बना ही डिज़ाइन ही हुआ है लार्ज नेटवर्क को एक्सेस करवाने के लिए। तो ये सिक्योरिटी भी बढ़ाता है और सुटेबल भी है लार्ज नेटवर्क्स प्रोवाइड कराने के लिए। अब ये है अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल का डायग्राम। तो मान लीजिए ये एक सर्वर कंप्यूटर है अपना बहुत बड़ा, उससे नेटवर्क और रिसोर्सेज शेयर हो रही हैं स्मॉल स्मॉल कंप्यूटर्स फोन डिवाइसेस में। तो ये हो गया इसका मॉडल। अब एग्जांपल देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो उसके हैं विंडो सर्वर, लिनक्स, मैक ओएस सर्वर और एसेट्रा। अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑल डाटा फाइल्स यूजर्स एंड डिवाइसेस कैन बी कंट्रोल फ्रॉम वन सेंट्रल सर्वर। जो अपना NOS होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक जो सेंट्रल सर्वर है वो कंट्रोल करता है डाटा को, फाइल्स को, यूजर्स और उनके डिवाइसेस को। अब सेकंड है इसका कंप्यूटर कैन शेयर प्रिंटर्स, फाइल्स, इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर इजीली विद द हेल्प ऑफ NOS। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो शेयर कर सकता है प्रिंटर्स को, फाइल्स को, इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर इजीली, मतलब इंटरनेट और सॉफ्टवेयर को आपस में दूसरे कंप्यूटर्स के साथ बहुत इजीली शेयर कर सकता है। देन है इसका एडमिन कैन सेट पासवर्ड, परमिशंस एंड मॉनिटर यूजर एक्टिवली। मतलब जो मेन एडमिन रहता है, मतलब जो सर्वर कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या कर सकता है, सारे कंप्यूटर्स के पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, सेट कर सकता है, परमिशंस दे सकता है, अलाउ कर सकता है, एंड मॉनिटर यूजिंग यूज़र एक्टिवली। मतलब जो यूज़र के मॉनिटर स्क्रीन पे जो दिखेगा जो सर्वर कंप्यूटर चाहता होगा। अब न्यू कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कैन बी एडेड इजीली टू द नेटवर्क। जो अपना सर्वर कंप्यूटर है, अगर मान लीजिए कोई सर्वर कंप्यूटर है उससे 5 क्लाइंट कंप्यूटर्स ऐड हैं, लेकिन एक और अपना नया क्लाइंट कंप्यूटर आया वो भी ऐड होना चाहता, तो वो भी इजीली ऐड हो जाएगा अपने सर्वर कंप्यूटर से। अब अपना जो 5th यूनिट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी प्रीवियस ईयर में आया, तो अब इसको देखते हैं। द फीचर्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर एज फॉलोज। तो उसके फर्स्ट फीचर है मल्टीपल CPUs। मतलब जो मल्टी प्रोसेसर नेम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स। तो उस प्रोसेसर्स कौन है, अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट यूज 2 और मोर प्रोसेसर कनेक्टिंग टू वर्क टुगेदर। जो मल्टी प्रोसेसर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर को आपस में कनेक्ट करता है, और कनेक्ट होने के बाद वो साथ में परफॉर्म कर पाए फंक्शंस को, ऑपरेशंस को, वर्क टुगेदर। देन दे कैन रन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग स्पीड। तो मतलब जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे टास्क जो रहेंगे, मल्टीपल टास्क, उनको सेम टाइम पे परफॉर्म कर पाएंगे, और इससे अपनी टास्क मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, सिस्टम की इंक्रीज स्पीड। मतलब टास्क को परफॉर्म, मतलब अगर उनने कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर लिया तो वो दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे अपने सिस्टम की स्पीड भी इंक्रीज होगी। देन फास्ट एग्जीक्यूशन, बिकॉज टास्क आर शेयर्ड अमंग प्रोसेसर्स द वर्क गेट डन फास्टर। मतलब अगर मतलब जो शेयर्ड होता है अपना प्रोसेसर बहुत सारे कंप्यूटर्स में, बिकॉज टास्क आर शेयर्ड अमंग प्रोसेसर, मतलब जो अपना टास्क रहता है वो अलग अलग प्रोसेसर में शेयर हो जाता है, तो अपना वर्क बहुत जल्दी, जो अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन बहुत जल्दी परफॉर्म होगा, तो ये इंक्रीज करता है, फास्ट परफॉर्मेंस देता है। देन पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, मैनी टास्क रन एट वंस नॉट वन आफ्टर अनदर। जो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा तो उसी के साथ दूसरा टास्क परफॉर्म होगा। मतलब मान लीजिए ये एक टास्क इतना परफॉर्म हुआ तो दूसरा भी इतना होगा, लेकिन सीरियल परफॉर्मिंग क्या होती है, एक टास्क परफॉर्म हुआ, जब ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाएगा देन इसके बाद दूसरा टास्क परफॉर्म होगा। तो वही है ना, मैनी टास्क रन एट वंस। जो सारे टास्क हैं वो पैरेलली होंगे, मतलब एक साथ सारे टास्क परफॉर्म होंगे सेम टाइम में, इनमें टाइम यूनिट भी अपनी सेम होगी। नॉट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नहीं होगा, इससे इंक्रीज होगी अपनी परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसी को कहते हैं अपन पैरेलल प्रोसेसिंग। जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फॉलो करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच विच इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो इससे अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी सिस्टम की। देन है इसका 4th फीचर लोड शेयरिंग।
वर्ड इज डिवाइडेड इनटू प्रोसेसर, सो नो सिंगल सीपीयू इज ओवरलोड। मतलब जो अपन मेमोरी में वर्ड्स रहते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं प्रोसेसर्स में, अलग अलग प्रोसेसर में इक्वली, तो सिंगल सीपीयू पे, किसी भी एक पर्टिकुलर सीपीयू पे ओवरलोड नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें बहुत सारे प्रोसेसर रहते हैं अपने, तो जो अपने पास टास्क है उसको सब में अलग अलग डिवाइड कर दिया कि हर प्रोसेसर ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा, तो किसी एक सीपीयू पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। देन देखेंगे अपन, दिस मेक द सिस्टम मोर इफिशियंट एंड बैलेंस। ये मतलब लोड शेयरिंग से, लोड अपन हर प्रोसेसर पे इक्वल लोड शेयर कर रहा है, तो इसकी हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर सीपीयू पे लोड नहीं पड़ेगा और सिस्टम अपना कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है इसका रिलायबिलिटी, तो इसको देखते हैं। वन सीपीयू फेल अदर कैन कंटिन्यू वर्क। मतलब बहुत सारे अपने पास प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर, तो अगर अपन को कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो अगर एक सीपीयू उस टास्क को करने में एक प्रोसेसर फेल होता है, तो दूसरा प्रोसेसर उस प्रोसेसर की जगह अपने वर्क को कंटिन्यू रखेगा और अपना वर्क नहीं रुकेगा। तो वही है, इफ वन सीपीयू फेल, एक सीपीयू फेल होगा तो दूसरा सीपीयू अपने वर्क को कंटिन्यू रखेगा। दिस मेक द सिस्टम मोर रिलायबल, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रैशेस। तो इससे अपना क्या होगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल बनता है मल्टी प्रोसेसर से, और कॉन्फ्लिक्ट और क्रैशेस क्रिएट नहीं होते हैं। देन इसका सिक्स्थ पॉइंट है शेयर्ड मेमोरी। मतलब जो मल्टी प्रोसेसर है वो आपस में, जो बहुत सारे प्रोसेसर हैं वो मेमोरी को भी शेयर करते हैं। ऑल सीपीयूज कैन एक्सेस अ कॉमन मेमोरी। सारे सीपीयू एक कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं, मेकिंग कम्युनिकेशन ईजी। जब वो लोग सारे सीपीयू सेम मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो इससे कम्युनिकेशन भी उनके बीच में कैसी होगी, ईजी। दिस हेल्प प्रोसेसर वर्क टुगेदर स्मूथली। तो ये क्या क्रिएट करेगा, जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छे से एक साथ वर्क कर पाएंगे और स्मूथली वर्क कर पाएंगे। अब इसका सेवेंथ फीचर है हाई थ्रूपुट। थ्रूपुट का मीन्स ये है कि बहुत सारे, मतलब कोई भी टास्क एक साथ एक सेम टाइम पे परफॉर्म होगा, जिससे अपना टाइम बचेगा। तो इट कैन हैंडल मोर प्रोसेसर इन सेम टाइम, लेस टाइम। मतलब बहुत कम टाइम में सारे प्रोसेसर हैंडल करेंगे एक किसी पर्टिकुलर वर्क को। सुटेबल फॉर हैवी टास्क लाइक डाटा प्रोसेसिंग एंड सर्वर्स। तो ये सुटेबल होता है हैवी टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। जब बहुत सारे प्रोसेसर सेम डाटा को प्रोसेस करेंगे तो अपना डाटा बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। और सर्वर्स में, मतलब सर्वर्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कुछ लोड कराना है तो सारे कंप्यूटर्स अगर एक साथ लोड करेंगे तो जल्दी लोड होगा। तो यही है सेवेंथ फीचर, हाई थ्रूपुट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आरपीसी। आरपीसी स्टैंड फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए इसे देखते हैं। आरपीसी इज अ मेथड यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क वेयर अ प्रोग्राम कैन रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम अ प्रोग्राम लोकेटेड ऑन अनदर कंप्यूटर। मतलब इसमें मान लीजिए कि आपके पास दो कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करेगा। और काहे के लिए रिक्वेस्ट करेगा, सर्विस के लिए। सर्विस क्या होंगे, फंक्शन और प्रोसीजर। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जो फंक्शन और प्रोसीजर की नीड पड़ेगी, तो उसकी रिक्वेस्ट होगी अपनी आरपीसी में। located on another computer in the network without having to understand the detail of the network। और इसमें जो प्रोग्राम और सर्विसेज की वो नीड करेगा, उसको इसकी बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और मतलब उसको इंफॉर्मेशन होगी ऊपर से होगी, लेकिन कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी अपनी आरपीसी में। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इमेजिन यू वॉन्ट टू कॉल योर फ्रेंड टू आस्क फॉर अ रेसिपी। मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड या किसी भी दोस्त को कॉल किया एक रेसिपी पूछने के लिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे बनाते हैं। यू डोंट गो टू देयर होम। आपने सिर्फ उसे कॉल किया, आप उसके घर जाके मतलब लाइव नहीं बता रहा वो आपको, ना ही लाइव बना के बता रहा वो रेसिपी, बस ऊपर से आपको बता रहा कि ये चीज़ ऐसे बनेगी। देन यू जस्ट कॉल देम एंड गेट द रेसिपी। तो आपने उसे कॉल किया तो आपका दोस्त बस आपको रेसिपी बता देगा कॉल पे, और आपको रेसिपी पता चल जाएगी। लेकिन इसमें कुछ मिस भी तो हो सकता है, तो बेसिकली यही है अपना आरपीसी का एग्जाम्पल। अब इसको देखते हैं। सिमिलरली इन आरपीसी वन कंप्यूटर क्लाइंट। इसमें एक कंप्यूटर रहेगा, उस जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा उसको बोलेंगे क्लाइंट। वो कॉल करेगा प्रोसीजर के लिए दूसरे कंप्यूटर पे, और दूसरा कंप्यूटर होगा अपना सर्वर। एंड गेट द रिक्वेस्ट, और वो सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को गेट करेगा विथआउट वरिंग अबाउट हाउ द रिक्वेस्ट ट्रेवल ओवर द नेटवर्क। और उसको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि जिस रिक्वेस्ट के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब जिस प्रोग्राम के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर्स के लिए, तो उसको ये नहीं, मतलब उसको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि वो कैसे ट्रेवल करके सर्वर कंप्यूटर तक जाएगी। तो यही है अपना आरपीसी।
तो मान लीजिए ये आपके दो कंप्यूटर है, एक क्लाइंट कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर को एक टास्क परफॉर्म करना है और उसको नहीं पता कि उसे वो टास्क कैसे परफॉर्म करना है, तो विद द हेल्प ऑफ सर्वर कंप्यूटर की हेल्प से करेगा। आप देखते हैं वो कैसे रिक्वेस्ट करेगा सर्वर कंप्यूटर से अपना क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो सबसे पहले वो विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट स्टब, इसमें दो टर्म यूज होते हैं, क्लाइंट स्टब आरपीसी रूटीन, सर्वर स्टब और आरपीसी रूटीन। तो इसमें जो क्लाइंट अपना कंप्यूटर है वो कॉल करेगा विद दी हेल्प ऑफ क्लाइंट स्टब कि उसे ये टास्क परफॉर्म करना है। देन आरपीसी रूटीन जो उसने कॉल किया टास्क उसको पैक करेगी। देन पैक करने के बाद उसे सेंड कर देगी सर्वर कंप्यूटर पे, तो यहाँ से अपना टास्क सेंड होगा। देन टास्क अपना यहाँ से सेंड हुआ, फिर वो टास्क रिसीव करेगी। कौन रिसीव करेगा? अपना सर्वर कंप्यूटर। फिर वो विद दी हेल्प ऑफ आरपीसी रूटीन उसको उस टास्क को अनपैक करेगी। देन सर्वर कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करेगा, उसकी जो जो प्रोसीजर है उसको समझेगा, उसे कॉल करेगा। देन कॉल होने के बाद ये प्रोसेस रिवर्स होगी, मतलब रिटर्न होगी, और सर्वर स्टब इसको रिटर्न करेगा। देन अपना जो सर्वर कंप्यूटर है जो प्रोसेस कॉल हुई उसका आंसर देगा। आंसर देने के बाद जब उसने आंसर फाइंड कर लिया, प्रोसीजर फाइंड कर लिया, देन सर्वर कंप्यूटर उस प्रोसेस के आंसर को रिटर्न करेगा। कहाँ पे? क्लाइंट पे। अब देखते हैं वो रिटर्न कैसे होगी प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ पे उसने आंसर फाइंड किया उस चीज़ का, देन अब उसने रिटर्न किया विद दी हेल्प ऑफ सर्वर स्टब। अब सर्वर स्टब से रिटर्न किया, देन वो रिटर्न होने के बाद पैक हो रही है किसके लिए? क्लाइंट सर्वर के पास, क्लाइंट कंप्यूटर के पास जाने के लिए। तो पैक हो गई। पैक होने के बाद आरपीसी रूटीन ने उसे सेंड किया। अब वो सेंड होके जा रही है अपनी रिजल्ट पैकेट। पहले अपना कॉल पैकेट गया था, अपना रिजल्ट जो फाइनल आंसर आया है रिजल्ट वो जा रहा है अपना क्लाइंट कंप्यूटर के पास। तो यहाँ पे वो रिसीव करेगा, देन उसे अनपैक करेगा, देन जो उसे चाहिए था अपना आंसर रिजल्ट वो उसको मिल जाएगा। तो यही है अपना आरपीसी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वायरस और वॉर्म। ये भी 5th यूनिट से बहुत आया है तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन वायरस को डिस्कस करेंगे। अ वायरस इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ मालवेयर। वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मालवेयर की तरह है। मालवेयर की तरह मतलब अगर वायरस किसी सॉफ्टवेयर में अंदर मतलब अगर चला गया तो वो सॉफ्टवेयर बैड सॉफ्टवेयर कहलाएगा, और उसी बैड सॉफ्टवेयर को अपन लोग मालवेयर बोलेंगे। दैट कैन एंटर योर कंप्यूटर विदाउट परमिशन एंड कॉज हार्म। ये मतलब आपका जो कंप्यूटर है तो ये अगर वायरस को एंटर होना है तो ये आपसे परमिशन नहीं लेगा कि हम एंटर हो सकते हैं या नहीं, ये खुद से विदाउट परमिशन एंटर होगा, और एंटर होने के बाद आपकी फंक्शनैलिटीज जो कंप्यूटर्स की उसको हार्म करेगा। देन बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर दैट, मतलब ये बेसिकली क्या है? एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर, एक खराब सॉफ्टवेयर की अगर किसी सॉफ्टवेयर में आ गया तो वो सॉफ्टवेयर को मालवेयर कर देगा, मतलब खराब कर देगा। दैट एंटर योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। ये आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाएगा और आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहेगी कि अपने कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है। स्प्रेड टू अदर फाइल्स और प्रोग्राम। और अगर ये आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये हर फाइल में मतलब बहुत सारी फाइल्स में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, और प्रोग्राम्स में फैल जाएगा, जिससे एरर कॉज हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में। एंड में डिलीट फाइल्स, स्लो डाउन योर सिस्टम और स्टील इन्फॉर्मेशन। अगर किसी कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वो फाइल्स को डिलीट कर सकता है, उसको करप्ट कर सकता है, और कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है, और इन्फॉर्मेशंस भी चुरा सकता है, इन्फॉर्मेशंस भी लीक कर सकता है वायरस। देन अब देखेंगे वर्किंग क्या है वायरस की, हाउ डज इट वर्क इन अवर कंप्यूटर। तो फर्स्ट है इट हाइड इनसाइड अदर फाइल्स। अपना जो वायरस है वो किसी भी फंक्शंस या किसी भी फाइल के अंदर छुपा रहता है, जैसे लाइक गेम्स, ऐप और ईमेल अटैचमेंट। मतलब आपने कोई जैसे अननोन गेम की लिंक पे टैप करके वो डाउनलोड किया, आप जैसे अभी आप एपीके डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन में या लैपटॉप में शो होता है, इसे डाउनलोड करने से आपका कंप्यूटर हार्म हो सकता है। अगर आप एग्री करेंगे तो डाउनलोड होगा, तो अगर उसमें कोई वायरस होगा तो वो आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा। ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू भी आपके कंप्यूटर में आ सकता है। When you open that file, the virus become active। अगर आपने कोई गेम या फिर कोई APK डाउनलोड की और आपने ओपन किया और अगर उसमें वो वायरस है तो वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा। तो बेसिकली इट कैन कॉपी इट सेल्फ टू अदर फाइल। अगर ये आपके कंप्यूटर में किसी फाइल में आ गया तो ये दूसरी फाइल्स में भी कॉपी हो जाएगा। डैमेज एंड डिलीट डाटा, और ये आपके कंप्यूटर को डैमेज करेगा और डाटा को भी क्या करेगा? डिलीट करेगा।
देन स्टॉप प्रोग्राम फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड होती है उसको भी ख़राब करता है और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। अब देखेंगे वायरस को कंप्यूटर सिस्टम में ना आने के लिए कैसे प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन, यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब वायरसेस को मतलब कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरसेस बनाए गए हैं, कुछ एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर। तो अगर आप वैसे सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे या फिर स्मार्टफोन्स में, तो आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएंगे। डोंट ओपन फाइल फ्रॉम अननोन सोर्स। अगर आपको कोई मैसेज करता है, अननोन लिंक भेजता है, अननोन फाइल भेजता है, या फिर आप किसी ऐप पे गए उसमें कुछ अननोन फाइल वगैरह है, तो उसको ओपन ना करें। तो अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स अपडेटेड। हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहें और ऐप्स को अपडेट करते रहें, क्योंकि वायरसेस आने के चांसेस हमेशा पुराने सॉफ्टवेयर में रहते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वॉर्म्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो वॉर्म्स क्या होते हैं? कंप्यूटर वॉर्म्स आर सीरियस टाइप्स ऑफ मालवेयर। जो कंप्यूटर में वॉर्म्स आते हैं वो सीरियस टाइप्स ऑफ मालवेयर होते हैं दैट कैन सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क कनेक्शंस को डिसरप्ट करते हैं, मतलब करप्ट करते हैं धीरे धीरे। देखते हैं दैट स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट नीडिंग एनी हेल्प फ्रॉम द यूजर। मतलब अगर कोई मल्टी प्रोसेसर है या फिर मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, या फिर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है नेटवर्क के लिए, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में वायरस या फिर वॉर्म्स आ जाएंगे तो वो दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाएंगे, और वो स्प्रेड होने के लिए आपसे परमिशन भी नहीं लेंगे। विदाउट द परमिशन दूसरे कंप्यूटर में चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको जब पता चलेगा जब आपका वो कंप्यूटर हैंग मारने लगेगा या फिर फाइल्स वगैरह उससे डिलीट या फिर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। Then it spread through networks like the internet, sending copies of itself to other computer। तो ये जो अपने वॉर्म्स हैं स्प्रेड कैसे होते हैं? ये होते हैं थ्रू दी नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क का यूज़ करेंगे तब आपके जो स्प्रेड होंगे। थ्रू दी इंटरनेट, अगर आप किसी से चैट करेंगे या फिर ऐप शेयर करेंगे तो उसके थ्रू भी दूसरे के कंप्यूटर में जा सकते हैं। और अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम की कॉपी दूसरे कंप्यूटर में सेंड की तो आपका वायरस भी कॉपी हो जाएगा, वॉर्म भी कॉपी हो जाएगा और उस कंप्यूटर में चला जाएगा। अब देखेंगे अपन लोग की पॉइंट्स ऑफ वॉर्म्स। तो आ वॉर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इट कॉपी सिस्टम। जो वॉर्म्स का नेचर होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो खुद से खुद की कॉपीज बनाते रहते हैं और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इट डज नॉट नीड टू अटैच टू अदर प्रोग्राम लाइक वायरसेस टू। इसको किसी प्रोग्राम के साथ अटैच करने की कोई नीड नहीं रहती, मतलब ये बिना अटैच किए ही फैलते रहेंगे। इट स्प्रेड थ्रू नेटवर्क। वॉर्म्स भी वायरसेस की तरह स्प्रेड होते हैं ऑन दी ओवर दी नेटवर्क, ईमेल्स और इंटरनेट्स। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और आपने किसी और कंप्यूटर को ईमेल सेंड किया तो उसमें भी वायरस मतलब वॉर्म्स चले जाएंगे। देन इट कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक स्लोइंग डाउन द सिस्टम। और अगर आपके कंप्यूटर में वॉर्म्स हैं तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। अब देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। तो आप अब देखेंगे कि सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें वॉर्म से। तो यूज़ एंटीवायरसेस एंड कीप इट अपडेटेड। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और अब हमेशा अपने सिस्टम को अपडेट रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को। देन डोंट ओपन अननोन ईमेल्स एंड लिंक्स। ऐसे ईमेल्स जो अननोन है, आप उससे जानते नहीं हैं, और ऐसी लिंक्स जो अननेसेसरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गई हैं तो उनको कभी ओपन ना करें। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करें। यूज़ अ फायरवॉल का यूज़ करें। अगर इसे यूज़ करेंगे तो चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं वॉर्म्स के कंप्यूटर सिस्टम में आने के। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट बफरिंग। तो इसको देखेंगे। इनपुट आउटपुट बफरिंग इज अ क्रूशियल टेक्निक बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो इनपुट आउटपुट बफरिंग है ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जो इन्हेंस करती है एफिशिएंसी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अपने परफॉर्म होते हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये है जो आपकी कंप्यूटर के वर्किंग करने की कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट है और आपके इनपुट आउटपुट की बहुत स्लो है। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग जो अपनी फंक्शंस है वो साथ साथ परफॉर्म होंगे। तो देखते हैं। इट इज यूज टू हैंडल डाटा बिटवीन अ फास्ट सिस्टम लाइक CPU एंड अ स्लो डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। तो वही है कि जो अपने CPU है वो एक फास्ट सिस्टम है और एक अपना स्लो
और अपने कोई स्लो डिवाइसेस हैं, सिस्टम है, वो है कीबोर्ड, प्रिंटर, तो उनको हैंडल करती है, उनके बीच में एक बफरिंग क्रिएट करती है जिससे वो साथ साथ वर्क करें सेम टाइम पे। अब देखते हैं, इट टेम्प्ररी स्टोर डाटा इन मेमोरी। जो अपनी इनपुट आउटपुट बफरिंग है, ये टेम्प्ररी डाटा को स्टोर करती है अपनी मेमोरी में, जिसे कहते हैं अपन बफर, सो दैट द फास्ट सिस्टम डज नॉट हैव टू वेट फॉर द स्लो सिस्टम। तो इसकी हेल्प से जो फास्ट सिस्टम है उसको अगर वर्क करना है, डाटा एक्सेस करना है, तो वो मतलब साथ में कर पाए अपने स्लो डिवाइसेस की, मतलब स्लो डिवाइसेस की कैपेसिटी, जो परफॉर्मेंस है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देगी कि जो वो अपने सीपीयू के साथ परफॉर्म कर पाए। अब अपन लोग देखेंगे व्हाई इज बफरिंग नीडेड, बफरिंग की अपन को नीड क्यों है। डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आर स्लो। जैसे कि जो अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या इंटरनल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये बहुत स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू अपने सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू वर्क वेरी फास्ट एंड डोंट लाइक टू वेट। जो अपना सीपीयू है वो बहुत मतलब अपनी उसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत फास्ट है और वो नहीं चाहता कि वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करे, उनसे डाटा लेने एक्सेस करने के लिए वेट करे, इसलिए अपन को बफरिंग इज नीडेड, इसलिए अपन को बफरिंग की हेल्प पड़ती है। अपन देखेंगे टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग। सो देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग, दैट इज फर्स्ट इज सिंगल बफरिंग, देन सेकंड डबल बफरिंग, देन थर्ड इज सर्कुलर बफरिंग। अब इन तीनों को डीपली समझते हैं। अब इसका फर्स्ट टाइप है सिंगल बफरिंग। तो इसमें मतलब किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक बफर सिस्टम अपन यूज़ कर पाएंगे उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, तो ओनली वन बफर इज यूज, इसमें सिर्फ एक बफर यूज होगा। व्हेन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम सीपीयू और डिवाइसेज इज यूजिंग द बफर, द अदर मस्ट वेट। अगर अपन सीपीयू में या फिर कोई और अपने डिवाइसेज, एक्सटर्नल डिवाइसेज, मान लीजिए कीबोर्ड में अपन ने बफर लगा दिया, तो कीबोर्ड और सीपीयू सेम इन स्पीड में वर्क करेंगे, लेकिन उस टाइम पे आपके माउस को वेट करना पड़ेगा जब उसमें बफर लगेगा, जब वो सीपीयू की स्पीड से रन करेगा। इट इज़ यूजिंग द बफर, द अदर मस्ट वेट। मतलब एक टाइम पे एक चीज़ अगर बफर यूज़ करेगी तो दूसरे सिस्टम को, दूसरे डिवाइस के लिए वेट करना पड़ेगा। इट इज़ सिंपल बट स्लो। ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें सिंपली बस बफर अटैच करना है, लेकिन बहुत स्लो है बिकॉज सीपीयू और डिवाइसेस में हैव टू वेट। या फिर सीपीयू को या फिर डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक डिवाइस में बफर कनेक्ट होगा। अब अपना सेकंड टाइप है डबल बफरिंग। इसे देखते हैं, यूजिंग 2 बफर इंस्टेड ऑफ 1। इसमें मतलब 2 बफर यूज होते हैं एक की जगह, मतलब किसी भी सिस्टम में अपन 2 बफर कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस में। वाइल वन बफर इज बीइंग फिल्ड, द सेकंड वन कैन बी यूज्ड बाय द सीपीयू। इसमें ऐसा है कि अगर एक डिवाइस बफर यूज कर रहा है और दूसरे डिवाइस को भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो दूसरा बफर यूज कर सकता है। अब देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज सर्कुलर बफरिंग। इसको मल्टीपल बफरिंग भी बोलते हैं। इसको देखते हैं, यूज मोर देन 2 बफर्स अरेंज्ड इन अ सर्कुलर क्यू। जो अपना सर्कुलर बफरिंग है इसमें 2 से ज़्यादा बफर यूज होते हैं और वो अरेंज रहते हैं सर्कुलर क्यू में। अब देखेंगे, गुड फॉर कंटिन्यूअस इनपुट आउटपुट लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ये ऐसे टास्क के लिए इंपॉर्टेंट है जिसको कंटिन्यूअसली चलना होता है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग होना या फिर ऑडियो कंटिन्यू रिकॉर्ड होना। ऐसे सिस्टम्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है अपने सर्कुलर बफरिंग। देन रिड्यूस द चांसेस ऑफ वेटिंग और ओवरफ्लो बाय हैविंग बैकअप बफर्स। इसमें बहुत सारे बफर्स हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर बफर ओवरफ्लो करता है तो दूसरा बफर उसको कवर कर लेगा। तो बेसिकली यही है अपना सर्कुलर बफरिंग। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। तो इसको देखते हैं। द कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द ओएस। जो कर्नल इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये काय का पार्ट है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, that helps manage all input output operation between the hardware devices and the software programs। तो ये मैनेज करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन, मतलब जो अपने हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में मैनेज करता है रिसोर्सेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। और यहाँ पर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क, माउस। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस को देख लेंगे। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट को शेड्यूल करना। इट डिसाइड द ऑर्डर इन विच इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो जो अपना इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग है ये ऑर्डर डिसाइड करेगा किस ऑर्डर में अपने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में। इनपुट आउटपुट इम्प्रूव स्पीड एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम। तो इससे अपना जब शेड्यूल करने से क्या होगा, इसकी इनपुट आउटपुट की स्पीड भी इम्प्रूव होगी और इसका वेटिंग टाइम भी रिड्यूस होगा, कम होगा। अब देखेंगे बफरिंग। बफरिंग अपन ने जो अभी पढ़ी वही थी, टेम्पररी स्टोरेज बफरिंग यूज टू होल्ड डाटा। ये डाटा को होल्ड करता है और
स्पीड मतलब सीपीयू की स्पीड और अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस की स्पीड को मैनेज करता है। और अब है अपना थर्ड पॉइंट इज कैचिंग। कैचिंग क्या है? स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा इन मेमोरी फॉर क्विक एक्सेस। जो अपना कैचिंग है मतलब कैच मेमोरी है बेसिकली, ये फ्रिक्वेंटली आस्क डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है और जब अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस डाटा को एक्सेस करते हैं, क्विक एक्सेस कराता है अपने सीपीयू के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अपनी कैचिंग। देन स्पूलिंग देखते हैं। स्टोर डाटा इन अ क्यू। तो स्पूलिंग में डाटा क्यू के फॉर्म में होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यूजुअली ऑन डिस्क, एक डिस्क के फॉर्म में, बिफोर सेंडिंग टू द डिवाइस, डिवाइस को सेंड होने से पहले। अब एरर हैंडलिंग, एरर हैंडल करता है अपना कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। डिटेक्ट एंड हैंडल एरर इन द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये हैंडल करता है और डिटेक्ट करता है एरर्स जो कि क्रिएट होते हैं इनपुट आउटपुट में ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लाइक डिवाइस नॉट फाउंड, अगर कोई डिवाइस फाउंड नहीं होगा या फिर डाटा करप्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में एरर हैंडलिंग अकर होती है अपने कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में। अपनी यूनिट 5 का वन शॉट खत्म होता है। थैंक यू गाइस।